नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ऐसे वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ जहां पे हमारी फिल्म कल्चर है, एक डायलॉग है जो कि आपको पता ही है कि जब तक इस देश में सिनेमा है तब तक लोग डैश बनते रहेंगे। खैर, सब फिल्म्स नहीं होते हैं ऐसे। आजकल लोग साउथ बोलने से आंखें बंद करके एकदम उसको ऊपर उठा देते हैं, लेकिन साउथ में भी बाइफरकेट हम कर सकते हैं अच्छे फिल्म्स और बुरे फिल्म्स में। एक तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कंटारा जैसे फिल्म, जहाँ पे नेचर को प्रिजर्व करना, एनिमल किलिंग्स करना जो है वो एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया है। जिनको वो सीन समझ में आया, कंटारा जो देखे हैं, कि जब वो एक पिग्स को हंट करते थे तो उनको बहुत डरावना सपना आया था और गॉड एक तरीके से दिखाया गया था कि उनको हिंट दे रहे थे कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने जो फॉरेस्ट वगैरह जो है प्रिजर्व करने के और ज़्यादा ध्यान दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं एक घटिया पान गुटखा थूकने वाला एक फिल्म जो पुष्पा, और वो वहाँ पे मतलब क्या ज़माना आ गया है। एक टाइम पे था कि मारी, जहाँ पे एक विलेन को पहले हीरो दिखाया गया, चलो वहाँ पे फिर भी जस्टिफिकेशन है। जहाँ पे पुलिस था वहाँ पे पुलिस भी जो है वो भ्रष्ट था, करप्टेड था। तो एक तरीके से हालांकि प्रोटेक्शन मानी उठाना, इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना जिस तरीके से मारी में किया गया था, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। पर एटलीस्ट उसमें दिखाया गया था कि हाँ चलो पुलिस भी जो है और ज़्यादा बेसिकली गांव वालों के लिए खतरनाक है। पुलिस जो है और ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे गांव वालों में। तो उसमें से दो खराब व्यक्ति के बीच एक को हीरो दिखाया गया, वो फिर भी मान सकते थे। अब ज़माना इस लेवल पे आ गया है कि कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, डायरेक्ट वो एक चंदन काट जो है स्मगलर को हीरो दिखाया गया है और पुलिस को एकदम डायरेक्ट से विलेन दिखाया गया है। उसका बैकड्रॉप क्या है, क्या पुलिस वाकई में कोई बुरा काम किया है? ऐसा कुछ भी नहीं। बस पुलिस का कैरेक्टर है और एक चंदन स्मगलर का कैरेक्टर है, जहाँ पे एक स्मगलर को हीरो के तरीके से दिखाया गया है। खुद जो है संजय दत्त, सलमान खान एक बहुत सारे दाऊद वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका बस चले तो हमेशा ही जो है एक विलेन को जो है हीरो तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पांडिल्य और वीरप्पन दो कैरेक्टर्स थे, और एक तरफ जहाँ पे हमारी फिल्म में वीरप्पन जैसे कैरेक्टर्स को, स्मगलर्स को, हत्यारे को हीरो की तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द रियलिटी पांडिल्य जैसे लोग जो है वो एक्चुअल में हीरो बनना डिजर्व करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली इसको रिपोर्ट की गई है। तो बहुत ज़रूरी है कि पांडिल्य जैसे हीरो, जिन्होंने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, हाथी को जो कितने लोग और जानवर को मारने वाले जो वीरप्पन को मारना जो है उनके जीवन का लक्ष्य बन गया, तो वो एक्चुअल में हीरो है। ये वीरप्पन हाथी के दांत स्मगल करके करोड़ों कमा के गांव वालों को कुछ पैसा भीख में दे दिया, ये कभी भी एक हीरो का मेंटेलिटी नहीं है और कभी भी ये हीरो तरीके से प्रोजेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 隐藏着一个让政府束手无策、令百姓闻风丧胆的无冕之王——森林杀手。 दक्षिण भारत में हजारों वर्ग किलोमीटर घने जंगलों के बीच एक मुकुट के बिना ताज पहनाया गया राजा सरकार के नियंत्रण से बचता रहा और लोगों के दिलों में डर पैदा करता रहा, जिसे लोग फॉरेस्ट किलर यानी जंगल का हत्यारा कहकर बुलाते थे। एक गाय चराने वाले से शिकारी और तस्कर, फिर जंगल के मालिक तक उसका जीवन अपराध की कगार पर चलता रहा। 36 वर्षों में उसने अनगिनत अपराध किए, यहां तक कि उसने खुलेआम पुलिस के खिलाफ ही जंग की घोषणा कर दी। 30多年，这一场总耗资超过78.4亿卢比的拉锯战，被媒体称为印度历史上规模最大、时间最长、代价最昂贵的围剿行动。 वह अक्सर सरकारी अधिकारियों का अपहरण करता था और बड़ी फिरौती की मांग करता था। भारतीय सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों और संसाधनों को उसके पीछे लगाया। 30 से भी अधिक वर्षों तक उसे पकड़ने के लिए 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को विशाल जंगल में तैनात किया गया। इस टग ऑफ वॉर को, जिसकी कुल लागत 784 करोड़ रुपए से अधिक थी, मीडिया ने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे महंगी तलाश का खिताब इसे दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांग फेंक और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज स्टोरीज ऑब्जर्वेटरी।
तो इस विशाल तलाश में वास्तव में हुआ क्या, आइए लौटते हैं साल 1979 में और भारत के मोस्ट वांटेड मैन वीरप्पन के आपराधिक कहानी में गहराई से उतरते हैं। गोपीनाथम भारत के दक्षिणी कर्नाटक में एक छोटा सा गांव है। ऊंचे पहाड़ और दूर दराज की सड़कें, चारों ओर फैले अनंत जंगल, एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के पास जहां अनगिनत जंगली जानवर रहते हैं। पहले यह इलाका सुनसान हुआ करता था। गांव वाले जीवित रहने के लिए जंगल पर निर्भर थे और बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते थे। आज यह एक पर्यटक स्थल बन गया है। यहां आने वाले लोग पहाड़ों में पैदल घूम सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, झरनों का आनंद ले सकते हैं और यहां तक कि सीधे जानवरों को खाना भी खिला सकते हैं। 潘迪拉是一位善良且极负责任心的护林员。 यह गुमनाम पहाड़ी गांव पहली बार प्रसिद्ध हुआ उस कहानी के कारण जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। पंडिल्लय एक दयालु और जिम्मेदार फॉरेस्ट ऑफिसर था। 12 सितंबर 1954 को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में जन्मे पंडिल्लय ने अपना ज्यादातर बचपन गांव में अपनी दादी के साथ बिताया। प्रकृति के इतने पास बिताया गया, वह समय उसके मन में जंगल से गहरा जुड़ाव और इसे बचाने की प्रेरणा लेकर आया। 1976 में पंडिल्लय ने आंध्र यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे अंकों के साथ ग्रेजुएट किया। 3 साल बाद उन्होंने परीक्षा पास की और ऑफिशियल रूप से फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए और उन्हें कर्नाटक वन विभाग में तैनात किया गया। शुरुआत में वन अधिकारियों का काम सिर्फ जंगल के संसाधनों और पशु पक्षियों की रक्षा करना होता था, लेकिन दक्षिण भारत के जंगलों में कीमती चंदन के पेड़, बाघ और हाथी जैसे कई दुर्लभ प्राणी पाए जाते थे। 这就被一些不法分子给盯上了呀！偷伐偷猎的犯罪行为屡禁不止。 इन सब ने अपराधियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके कारण अवैध कटाई और शिकार बहुत आम हो गया था। गांव वालों के पास खाना नहीं था, यहां तक कि पीने का साफ पानी भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। उन्होंने लोगों की परेशानी देखी और बहुत दुखी हुए। इसलिए उन्होंने पानी की नहरें और वाटर सप्लाई सिस्टम बनवाने की पहल की। साथ में मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किया और अपनी तनख्वाह से 40 से ज्यादा रहने के घर बनवाए, जिससे बेघर लोगों को सहारा मिल सके। उनकी निस्वार्थ सेवा और अच्छे कामों की वजह से गांव वालों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन उनकी परेशानियां अभी तो बस शुरू ही हुई थीं। उस समय कई अपराधी हाथियों का शिकार कर उनके दांतों की तस्करी से भारी मुनाफा कमा रहे थे। मरे हुए हाथियों को देखकर पंडिल्लय का दिल टूट गया। शिकारियों से लड़ने के लिए उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया। उन्होंने शिकारियों की एक पूरी सूची तैयार की और पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा छापा मारने की योजना बनाई। आखिरकार उसने गांव वालों के साथ मिलकर 120 शिकारियों को पकड़ लिया। इस सफलता से कई अपराधी डर गए और दोबारा अपराध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। 如此战绩让很多犯罪分子闻风丧胆。 लेकिन जल्दी ही उनकी मुलाकात उनके सबसे बड़े दुश्मन से हुई, जो है हमारे आज की कहानी का मुख्य पात्र कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन। 18 जनवरी 1952 को वीरप्पन का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके परिवार के पास जो भी कुछ एकड़ जमीनें थीं, वो जैसे श्रापित थी। उस जमीन में जो भी बोया जाता वो कभी उगता ही नहीं। वे लोग अक्सर भूखे रहते थे। बचपन में वह खाने के लिए अक्सर गाय के बछड़े चराया करता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने पिता से शिकार करना सीखा और उसमें एक अद्भुत हुनर दिखाई दिया। वह घने जंगलों में आसानी से रास्ता ढूंढ लेता, जानवरों के छिपने की जगह पहचान लेता और उसकी नजरें इतनी तेज थी कि वह दूर से ही पक्षी देख लेता था। उसका चाचा साल्वा गौंडर एक बदनाम और अनुभवी शिकारी था। एक शिकार के दौरान उसने वीरप्पन की काबिलियत देखी और उसे अपना शागिर्द बना लिया। 是开启了长达36年的杀戮和犯罪生涯。 1962 में 10 साल के वीरप्पन ने अपने चाचा के मार्गदर्शन में पहला हाथी मारा और इसी घटना से शुरू हुआ उसकी तबाही का सिलसिला। 13 साल की कम उम्र में उसने बंदूक चलाना और सीखना शुरू किया। हैरानी की बात है कि वह जैसे इसके लिए ही पैदा हुआ था, उसकी निशानेबाजी बहुत जल्दी बेहतर हो गई। देखते ही देखते 1 साल के अंदर वह एक कुशल निशानेबाज बन गया। 17 साल की उम्र में एक बार शिकार को लेकर उसका एक गांव वाले से झगड़ा हुआ। बिना किसी झिझक के उसने उस आदमी को मार डाला और पुलिस से बचने के लिए लाश का नामो निशान मिटा दिया। यहीं से उसके 36 साल के हत्या और अपराध के सफर की शुरुआत हुई। 1970 में वीरप्पन एक शिकारी गिरोह में शामिल हो गया और हाथी के दांतों की तस्करी करने लगा। वह इससे होने वाले मुनाफे का दीवाना हो गया। उसने अपने शिकार के इलाके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमा से सटे जंगलों तक फैला दिया।
ये जंगल ऐसे इलाकों में थे जहां कोई सख्त कानून नहीं था। तीनों राज्यों की पुलिस आपस में सहयोग नहीं करती थी। 警方对此也是无可奈何。 अगर कोई अपराधी दूसरे राज्य में चला जाता तो स्थानीय पुलिस उसका पीछा करना छोड़ देती थी। इससे अपराधी बेखौफ हो गए और इन इलाकों में अपने अड्डे बना लिए। पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। ये जंगल जहां कभी हजारों हाथी और बहुमूल्य चंदन के पेड़ होते थे, लगातार शिकार और कटाई से बर्बाद हो गए। जानवरों की संख्या तेजी से घटने लगी। वीरप्पन ने हाथी दांत और चंदन बेचकर ढेरों दौलत कमाई। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने ज्यादातर पैसा जंगल में छिपा दिया और थोड़ा थोड़ा अपने परिवार और गांव वालों को बांट दिया। गांव वाले उसके एहसानमंद होकर उसके मुखबिर बन गए। उसे पुलिस की हर हरकत की खबर देने लगे। वह इस अर्ली वार्निंग देने वाले सिस्टम की मदद से वीरप्पन और भी निडर हो गया। 第二天早上，当他穿越戈提纳瑟姆村外的一条小溪时， 27 अगस्त 1983 को एक शिकार के दौरान उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को बेरहमी से मार डाला जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इस घटना ने पुलिस का पूरा ध्यान उसकी ओर खींच लिया। पंडिल्लई ने अपनी खुफिया नेटवर्क के साथ यह कसम खाई कि वह इस अपराधी को सजा दिलाकर रहेगा। उसने और पुलिस ने एक बहुत बड़ी खोज अभियान की योजना बनाई और एक ऐसा जाल बिछाया जिससे बचना नामुमकिन था। लेकिन वीरप्पन कोई मूर्ख नहीं था। वह बचपन से जंगल में ही पला बड़ा था और उसे वहां की जमीन का एक एक कोना पता था। जब उसका पीछा किया गया तो वह जंगल में गायब हो गया। गांव वालों की मदद से उसे पकड़ना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो गया था। 1990年，38岁的维拉潘迎娶了自己的头号迷妹穆图拉克什米，两人婚后育有2个女儿。有了妻女之后呢，他并没有任何收敛。眼看这股犯罪势力日渐壮大，印度政府终于忍不住要出手。 3 साल के लंबे टकराव के बाद पुलिस को आखिरकार सफलता मिली। वीरप्पन उनके जाल में फंस गया और पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, वीरप्पन कड़ी सुरक्षा के बीच कहीं गायब होने में सफल हो गया। बात की जांच में पता चला कि उसने एक पुलिस वाले को रिश्वत दी थी जो उसका आदमी बन गया था। वीरप्पन को कभी गिरफ्तारी का डर नहीं था, पर वीरप्पन के भाग जाने से पंडिल्लई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इतनी मेहनत के बाद भी अपराधी हाथ से निकल गया, यह असफलता उसे अंदर से तोड़ने लगी। उसने कसम खाई कि अब वह अपना पूरा समय और प्रयास वीरप्पन को सजा दिलाने में लगाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस ने अंत में अपने आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। दोनों राज्यों में एक विशेष बल बनाया गया जिसे एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स कहा गया। एसटीएफ ऑफिसर्स को वीरप्पन को पकड़ने के लिए जंगलों में जाने की पूरी छूट दी गई। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। यह विशाल जंगल वीरप्पन के लिए जाना पहचाना इलाका था, लेकिन एसटीएफ के लिए पूरी तरह अजनबी। एसटीएफ जो भी कदम उठाती, वीरप्पन हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता। उसे इलाके की पूरी जानकारी थी, कुछ स्थानीय लोगों का साथ था और सबसे बड़ी बात, वह हिंसा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता था। 1993 में तमिलनाडु एसटीएफ में एक नए अधिकारी शामिल हुए, विजय कुमार जो अपने अनुशासन और तेज सोच के लिए जाने जाते थे। उन्हें वीरप्पन को पकड़ने के मिशन की जिम्मेदारी दी गई। 谈判以换取特赦，至于拿什么作为谈判筹码，他早有打算了。 उन्होंने और उनकी टीम ने वीरप्पन की हरकतों, आदतों और सोच को समझना शुरू किया। उन्हें पता था कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए उन्हें उसी की तरह सोचना होगा। इसीलिए एसटीएफ ने गहरा गुप्त अभियान शुरू किया। अधिकारी गांव वालों, व्यापारियों और यहां तक कि जंगल में रहने वालों का रूप धारण करके काम करने लगे। उन्होंने धीरे धीरे मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार किया। लेकिन वीरप्पन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वह लगातार अपहरण, तस्करी और हत्या करता रहा। 2000年7月30日，维拉潘做了一件震惊整个印度的事儿。 साल 2000 में उसने कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया, जो दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस बार वीरप्पन ने सारी हदें पार कर दी थीं। लेकिन उसे मीडिया को कैसे अपने पक्ष में करना है और लोगों की सहानुभूति कैसे पाना है, ये बहुत अच्छे से आता था। आखिरकार 2001 में 108 दिन बंदी बनाए रखने के बाद राजकुमार को रिहा कर दिया गया। उसने ऐसा क्यों किया और ये कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या किसी ने फिरौती दी थी या क्या कोई गुप्त बातचीत हुई थी, कोई सच में नहीं जानता। 这场绑架也让世人看到了维拉潘不为人知的一面。在谈判中，记者近距离接触了这位臭名昭著的。 लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वीरप्पन अब सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह डर, ताकत और विद्रोह का प्रतीक बन चुका था। इसी बीच विजय कुमार की एसटीएफ सीखती रही और इंतजार करती रही।
वे जानते थे कि उनका मौका आएगा। फिर 2004 में उन्हें एक बड़ी सफलता मिली। एक जासूस ने उन्हें बताया कि वीरप्पन को आंखों में समस्या हो गई है और उसे इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है। एसटीएफ ने अपना मौका देख लिया। 于是几个帮的警方总算联合起来，策划了一场名为“破茧行动”的围剿计划。 उन्होंने ऑपरेशन कुकून की योजना बनाई। ये एक गुप्त और जोखिम भरा अभियान था जिसे वीरप्पन को जंगल से बाहर लुभाने के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन कुकून टीम ने हर एक बात को सावधानी पर रखा और उनसे योजना बनाया। उन्होंने वीरप्पन की आंखों की बीमारी की खबर का फायदा उठाकर एक नकली डॉक्टर को जंगल में भेजा। वीरप्पन ने उस डॉक्टर पर भरोसा कर इलाज के लिए जंगल से बाहर आया। 3名亲信被困在车里，插翅难逃。警方 उस वक्त एसटीएफ के योजना के अनुसार उसे घेर लिया और पकड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद एक भयंकर गोलीबारी हुई। वीरप्पन को 18 अक्टूबर 2004 को मुठभेड़ में मार गिराया गया। 至此，这位年过50、盘踞丛林36年的匪首，终于走到了 उसकी मौत ने भारत के सबसे लंबे और खतरनाक अपराध के अध्याय का अंत किया। जंगल धीरे धीरे वर्षों के शिकार और हिंसा से ठीक होने लगा। उन इलाकों में रहने वाले लोग अंत में सुरक्षित महसूस करने लगे। वीरप्पन की कहानी अब भी फियर और फैसिनेशन का मिश्रण है। कुछ लोग उसे निर्दयी अपराधी के रूप में याद करते हैं, जबकि कुछ उसे गवर्नमेंट सिस्टम को चुनौती देने वाला विद्रोही मानते हैं। 以免他揭露更深层次的黑幕。护林员潘迪拉的父亲得知维拉潘被击毙的消息后，感慨万千。 लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जिंदगी ने भारतीय कानून व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। 尽管争议不断，但维拉潘的故事仍被一次次搬上荧幕，相关书籍也是出了一本又一本。大家感兴趣的呢，可以去看一看。 अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। कमेंट्स में बॉनीवान ने लिखा है कि सरकार को एक अपराधी को मारने में 36 साल लग गए। इस दौरान 184 लोग मारे गए और खर्च भी बहुत ज्यादा हुआ। यह सिर्फ सरकार की अक्षमता को दिखाता है। अगर उसे शुरू में ही पकड़ लिया जाता और पुलिस में कोई गद्दार न होता तो बाद में इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। उसके बाद बेबी बेलगोइड ने लिखा है कि दो लोग जो जंगल को अच्छे से जानते हैं, एक ने उस जमीन की रक्षा करने का फैसला किया और उसने गरीब लोगों की मदद की। दूसरा जो जंगल का शोषण करता है, संसाधनों का फायदा उठाता है और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद लेंगहुआचम ने लिखा है, शैतान सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों और घूसखोरों की मदद से ही इतना घमंडी हो सकता है। उसके बाद काइल ने लिखा है, पुलिस बहुत इनकॉम्पिटेंट और स्टूपिड है, जिसकी वजह से बहुत से निर्दोष लोग, बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद अलंकार ने लिखा है कि मुझे लगता है वो एक विशेष बल का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर वह एक आजाद दुनिया में पैदा होता और सेना में शामिल होता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह अलग होती। उसके बाद ब्रॉन्सन डेलॉन ने लिखा है कि एक वांछित अपराधी ने भारतीय सरकार को 30 से अधिक सालों तक संघर्ष में डाला। अगर ये एक विद्रोहियों का समूह होता तो भारतीय सरकार ज्यादा सक्षम होती। यह सरकार की कार्यक्षमता और लापरवाही को दिखाता है। उसके बाद जेन यी वांग ने लिखा है कि उन्होंने जंगल का अत्यधिक शोषण किया और सभी जीवों को नुकसान पहुंचाया। 100 मौतें भी उनके पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकती। कुछ लोग तो उसे हीरो भी कहते हैं। कितनी मूर्ख सोच है। उसके बाद सेल्फ फंडेड 50 सेंट्स ने लिखा है, दर्जनों लोगों का एक आपराधिक गिरोह 36 सालों से खुलेआम घूम रहा है और अब तक पकड़ा नहीं गया। उसके बाद सीए बी चिंग ने लिखा है कि वो 30 साल से ज्यादा समय तक छिपा रहा और पहाड़ों का राजा कहलाया। उसकी बाज जैसी तेज आंखें घायल हो गईं, तभी वो पकड़ा गया और मारा गया। इतने लोगों को मारने के बाद उसे बरी कैसे किया जा सकता है? अब उसका पैसा किसी काम का नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ियों को खजाना ढूंढने दो। शायद सरकार के अधिकारी चुपचाप उसे ले गए हों। उसके बाद होंग स्वीप हुआ ने लिखा है कि सोच सकते हैं उनके कानून के रक्षक और टीमें न तो उनके पास ज्ञान है, न प्रशिक्षण और न ही कोई कौशल। इसी वजह से अपराधी खुलेआम घूमते हैं और कई निर्दोषों की जान चली जाती है। उसके बाद कॉलेज किलर ने लिखा है कि मामला इतना सरल नहीं है, इसमें जरूर राजनीतिक ताकतें शामिल हैं, जैसे कि उन्होंने किसी प्रतिद्वंद्वी को मार दिया और इसका दोष इस व्यक्ति पर डाल दिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद लाइट चीएच ने लिखा है कि नेता ही अराजकता की जड़ है। जो काम फॉरेस्ट ऑफिसर्स ग्रामीणों के लिए करते हैं वही काम तो नेताओं को करना चाहिए। उसके बाद रूडोल्फ ने लिखा है, हम डकैतों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन डकैतों से लड़ने के नाम पर पैसा कमाने की हिम्मत जरूर रखते हैं। उसके बाद टोंग ने लिखा है, जंगल उसके लिए एक किला हो सकता है। उसके बाद एमसी ने लिखा है कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, ये सच में भारतीय ही हो सकता है। उसके बाद बॉन्डलू ने लिखा है कि क्या ये वही कानून से बाहर वाला रॉबिन हुड नहीं है? उसके बाद लांगशिंग ने लिखा है,
हमें पता है वो कहाँ छिपा है, पर हम उसे हरा नहीं सकते। क्या भारतीय सेना के पास तोप नहीं है? उसके बाद हग 959 ने लिखा है कि उसकी दाढ़ी को देखो, असल में वह रोजर है। क्या यही उस महान गुप्त खजाने की शुरुआत है? उसके बाद दानजंग ने लिखा है कि भारत एक अद्भुत देश है। उसके बाद पे सिंचन ने लिखा है कि वो सच में चालाक है, उसे सामने से यानी हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन से पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इतनी तरकीबें चला सकता है। उसके बाद शॉनली ने लिखा है कि एक प्रतिभाशाली और एक मूर्ख की कहानी। तो रिसेंटली मेरा एक फिल्म आया था जहाँ पे ओवरऑल स्टोरी तो मैंने ही लिखा था, बट ये जो एक खैनी का कैरेक्टर है, ये यहाँ के गांव वाले ऑडियंस के साथ वाइब मैच कराने के लिए जो डायरेक्टर है उसने ऐड किया था। लास्ट में 2 बार थपथपा देना, रेडी? उसके बाद मुंह में भोगियो बस। बट एट द सेम टाइम मैंने बोला कि अगर ये चीज़ ऐड किया है तो बाद में दिखाओ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ जो है वो छोड़ देता है। मैंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही इसको प्रमोट करता हूँ, तो वो जो है मैंने खुद से ऐड करा के ये सीन जो है। खैनी के अलावा तो कुछ जानता ही नहीं है। ठीक है, तुझे अगर खैनी खाना इतना बुरा लगता है तो हमारे शादी के बाद खैनी खाना छोड़ दूंगा। एक्स्ट्रा ऐड किया था ताकि गलत दिशा पे चीज़ ना जाए। लोग मीडिया कंटेंट को या फिर फिल्म को बहुत हल्के में लेते हैं और फिल्म वालों को बहुत लोग बोलते हैं कि भांड है। मेरा ये पहला फिल्म था, ऑब्वियसली ये पहला, उससे पहले मैं गाने में वगैरह में मैंने एक्टिंग किया था, बट एज एन फुल एक्टर मेरा पहला फिल्म था और वो भी एक दूसरे लैंग्वेज में, और स्क्रिप्ट भी बहुत लेट मिला था, तो फर्स्ट था, इसलिए मुझे पता है कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। हालांकि लास्ट में रिजल्ट जो है, आउटपुट उतना बुरा भी नहीं आया जितना सोचा था, बट आने वाले जो टाइम पे बहुत और भी 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे मैंने फिल्म बनाए हैं, जो कि मेरा परफॉर्मेंस जो है उसमें काफ़ी बेटर है और धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेन मोटिवेशन जो है कि एक मैसेज पुश करना और सोसाइटी में चेंजेस करना, तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो सेंसिटिव टॉपिक्स पे ही हो। फिल्म इस तरीके से साइंस एंड इनोवेशन में भी जो है कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप देखें कि ये जो आयरन मैन सूट है, ये सिर्फ एक फिल्म में पहले हमने देखा था कि ऐसे जेट सूट, उसके बाद रियलिटी में बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया और आज बहुत सारे लोगों के आर्मी के पास, इवन इंडियन आर्मी के पास जो है ये एक वाइटल चीज़ के तौर पे काम कर रहा है, जबकि इसकी स्टार्टिंग बेसिकली एक बोले तो इसका आइडिया जो कॉन्सेप्ट जो है एक फिल्म से ही आया है। तो फिल्म इस लेवल पे जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टर को या फिर हर इस फील्ड में रहने वाले को हम भांड बोल के उनकी बेइज्जती करें। मेरा मेन पर्पस ही है कि एक फिल्म, एक एक्टर किस लेवल की इंटेलिजेंट हो सकते हैं और किस लेवल की इंटेलिजेंट कंटेंट वो बना सकते हैं जिससे सोसाइटी में इतना गहरा असर पड़े, नॉट ओनली डायरेक्टिंग द सोसाइटी एंड डायरेक्टिंग द यूथ इन द प्रॉपर डायरेक्शन, बट ऑल्सो लीडिंग टू न्यू इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हर मूवी में ही एक ना एक मैसेज रहता है। आने वाले जो है कुछ चाइल्ड लेबर पे है और एक जो है वर्जिनिटी पे है, जो कि कोई दिखाता नहीं है। अगर आप वर्जिनिटी के ऊपर कोई भी कंटेंट सर्च करें तो वो बस एक ही नैरेटिव चलाते हैं कि हमेशा लड़के ही गलत है, लड़के वर्जिन हो सकते हैं। वो ये मानते ही नहीं है कि एक लड़का वर्जिन है और उसको वर्जिन वाइफ जो डिज़ायर मांगने का पूरा अधिकार है, अगर वो चाहता है कि उसकी वाइफ वर्जिन हो, और उन्होंने खुद अपने आप को सेव किया है अपने वाइफ के लिए। हालांकि हमारे जो करप्ट नैरेटिव्स है और ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये चीज़ कभी नहीं दिखाएंगे, हमेशा लड़के को ही गलत दिखाएंगे। तो ये फिल्म में जो है आपको पहली बार दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी देखने को मिलेगा और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। बैक टू बैक जो है ये डबिंग आएगा और अगर आप इसके लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैं जितना हो सके अपने खुद से कर रहा हूँ, बट आपका अगर कंट्रीब्यूशन रहता है, पिछले फिल्म में ज़्यादा तो नहीं, 1500 का एक कंट्रीब्यूशन था। हालांकि टोटल कॉस्ट जो डबिंग का, ट्रांसलेशन का 13,000 जैसा है। बट एनीवेज कोई भी अगर आप छोटा कंट्रीब्यूशन भी है तो ये जो मेरे मैसेजेस है मैं पुश करने में या फिर फैलाने में, जो कि दूसरा कोई बोलता नहीं है। मेरे फिल्म और इस लाइन में आने का पर्पस ही ऐसा था कि जो चीज़ ऑलरेडी 10 लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। जो स्टोरीज़ लोग बताते नहीं और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे स्टोरीज़ बताने में गट्स चाहिए होता है और क्या बोलते हैं, बहाव की दूसरी ओर, बहाव के ऑपोजिट ओर जाने का जो एक जज्बा होता है वो सब में नहीं रहता। सबका ऐसा ही होता है कि जिस तरफ बहाव चल रहा है, बहती गंगा में हाथ धोना जिसको बोलते हैं, या फिर बहती
स्रोत में जो उस लहर के जो डायरेक्शन है, लहर के डायरेक्शन में ही चलना पसंद करते हैं लोग, अपने कंफर्ट जोन में चलना पसंद करते हैं। बट लहर को चीर के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना वो बहुत लोग नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे स्टोरीज बताना मेरा मोटिवेशन है, जो कि मुझे पता है कि दूसरे लोग बताते नहीं और शायद कभी बताएंगे भी नहीं। तो मेरा एक इंस्पिरेशन रहता है, जैसे कि जैसे चैनल का मेरा इंस्पिरेशन था कि दूसरे देशों के अंदर क्या क्या हो रहा है वो बताने के लिए लोग नहीं है, वो दिखाने के लिए लोग नहीं है। सब कोई एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं। तो हमारे जो व्लॉगर्स हैं फॉरेन में जाके बोलते हैं ये चाइना वो है, चाइना ये है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका मतलब हर चीज़ वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि इंडिया में ही हर चीज़ बुरी है और वहाँ पे जो है हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। तो उस देश के अंदर कितने डिस्क्रिपेंसीज है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, वो इन जो व्लॉगर्स है कम खर्चे में 2 दिन के लिए जाते हैं तो उनको क्या पता होगा वो चीज़ जो उनके देश के अंदर के मीडिया को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं उनको पता है। मुझे पता है कि उसके देश में मतलब वर्स देन इंडिया जो इंडिया में है उससे भी बहुत घटिया सिचुएशन है बहुत सारे फील्ड्स में। बट हर एक देश में ही पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। इंडिया में भी कुछ नेगेटिव्स है जो कि बाहर में पॉजिटिव है, बट वहाँ पे भी बहुत सारे नेगेटिव्स है जो कि इंडिया में पॉजिटिव है। खैर बैलेंस रिपोर्टिंग और 2 तरफा चीज़ दिखाने वाला लोग ना तो है और ना उनके नॉलेज में उतना डेप्थ है कि वो दिखा पाए। तो अभी जो चाइना में किस तरीके से कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं अंदरूनी, चाइना में भी मतलब मणिपुर जैसे क्लैशेस होते हैं, कितने क्राइम्स होते हैं, दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है, वो चीज़ आपको वर्ल्ड रिएक्शन में अभी जो है कुछ वीडियोज़ आएंगे। तो वर्ल्ड रिएक्शन जो मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दूसरे देश के अंदर से ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें उस चैनल में आएगा। सो आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो खत्म करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय।